नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में अपन जो हमने बायोलॉजी का कोर्स पढ़ा, उस कोर्स के दौरान जितनी भी गलतियां जाने अनजाने में मेरे से हुई, उन सभी गलतियों को वापस से सुधारने का प्रयास करेंगे, उनको वापस करेक्ट करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने मेरे से बायोलॉजी पढ़ी है, जो 78 क्लासेज वाली प्लेलिस्ट हैं वो देखी हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि ये क्लास आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं, ताकि हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे, हमारी तैयारी एकदम बिल्कुल पक्की हो जाए। ठीक है, तो ये क्लास आप ज़रूर से और लास्ट तक देखें। इसी क्लास के अंदर कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं उनको भी हम कवर करेंगे, जैसे कि एड्स जो है वो शायद मेरे से छूट गया, तो उसको आज हम कवर करेंगे। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, इकोलॉजी के फादर कौन है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, उसके फादर कौन है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। तो उसमें सेम सेम बहुत कन्फ्यूजन होता है, रोज इंटेंसले ऐसे नाम है, तो वो भी आज मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है ना। और एक जो है वो फ्रूट से रिलेटेड टॉपिक बच गया था, वो भी मैं आज की क्लास में कवर करवाऊंगा। तो सारी चीज़ें तमाम भी जो भी हमारा बच रहा है, जो चीज़ें मुझे मिली हैं अभी तक, उन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले अपन जो भी करेक्शन है वो कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपने जिस भी नोटबुक में अपने नोट्स बनाए हैं वो सामने ला के रखें। जैसे जैसे मैं बोलूँ उसके अंदर करेक्शन करते जाएं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपने प्रिंट आउट निकाला है जो नोट्स मैंने दिए हैं, तो वो आपके सामने रखो। कोई ना कोई चीज़ आपके सामने होनी चाहिए और ये अभी के अभी आपको करेक्शन करना है। जो भी मैं बताऊं उनको वापस करेक्ट कर लो, ताकि चीज़ें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं अपनी। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मियोसिस। हमने पढ़ा, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा, उसके अंदर एप्लीकेशन मैंने नहीं बताया। याद होगा आपको कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व मैंने नहीं बताया, एप्लीकेशन क्या है मियोसिस के वो नहीं बताए थे, तो वो अब आप लिख लो। और वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी हुई थी कि युग्मकों का जो निर्माण है, गेमेट फॉर्मेशन, वो मैंने माइटोसिस के अंदर लिखवा दिया कि युग्मकों के निर्माण के लिए माइटोसिस आवश्यक होता है, तो वो गलत है। युग्मकों का निर्माण जो है वो मियोसिस से होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है, तो उसको माइटोसिस से कट कर दो। जहाँ पे भी आपने जो समसूत्री विभाजन की क्लास थी माइटोसिस की, उसके अंदर आर्थिक क्या उसका जो महत्व है, एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, उसमें लिखा होगा, उसको वहाँ से कट करो और मियोसिस के अंदर लिख दो। ठीक है, तो मियोसिस की एप्लीकेशन है, पहला तो युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। दूसरा ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या जो है ये समान बनाए रखता है ना, गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखना। और तीसरा है जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करना, आनुवंशिक भिन्नताएं उत्पन्न करना। तो ये मियोसिस के जो है वो तीन सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है वो मैंने आपको बता दिया। तो करना क्या आपको, मियोसिस के ये महत्व लिख दो, और माइटोसिस के अंदर वो जो लाइन लिखी ना युग्मकों का निर्माण, वो कट कर दो। युग्मकों के निर्माण के लिए मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है, माइटोसिस गलत है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लो आप, मियोसिस वाला। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाया ब्लड। अब कौन सी क्लास है, ब्लड, रक्त कहाँ पढ़ाया है वो निकालो आप। वहां पे मैंने प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक उपस्थित लिखवा दिया। ध्यान से देखोगे तो प्लेटलेट्स के अंदर जो है वो केंद्रक जो है वो उपस्थित लिखवा दिया, वो रॉन्ग है, अनुपस्थित रहेगा, एब्सेंट। प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो ये दूसरी नंबर मिस्टेक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड मिस्टेक है। फर्स्ट मिस्टेक क्या थी, युग्मकों का निर्माण, ये मिस्टेक है, माइटोसिस में नहीं होगा। सेकंड, प्लेटलेट्स जो होता है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो अगर मैंने वहाँ पे उपस्थित लिखा है तो उसको अनुपस्थित कर दो। ठीक है, तीसरी जो मिस्टेक है वो है वोकल कॉर्ड में। जब मैंने आपको श्वसन पढ़ाया, रेस्पिरेशन है ना, जंतुओं में श्वसन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने आपको वोकल कॉर्ड जो है वो 2 जोड़ी लिखवा दिया। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा वोकल कॉर्ड की संख्या 2 जोड़ी नहीं होती है, वोकल कॉर्ड की संख्या 2 होती है, जोड़ी तो एक ही होता है। समझ गए, पेयर 1 होता है, संख्या 2 है, जोड़ी एक ही है।
तो उसको करेक्ट कर लो, 2 जोड़ी नहीं है, 1 जोड़ी है। ठीक है, स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं स्वर रज्जु। तो ये श्वसन वाला जो चैप्टर है कौन सी क्लास होगी, पार्ट 3 होगा श्वसन का। श्वसन की 3 क्लासें हुई, उसमें पार्ट 3 नहीं, पार्ट फर्स्ट, 3 नहीं सॉरी, पार्ट फर्स्ट में जाओगे, लगभग 49 मिनट वीडियो की लेंथ जो है ना, 49 मिनट पे जाओगे, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। अगली जो मिस्टेक है वो है आई वाला लेक्चर, आँख वाला जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, उसके अंदर मैंने लिखा दिया कि ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कुछ भी लिखा दिया होगा, मुझे नहीं पता उसमें, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है उसमें। उसमें दोनों फोटो रिसेप्टर अब्सेंट होंगे, ये चीज़ करेक्ट है, दोनों के दोनों फोटो रिसेप्टर वहाँ पे अब्सेंट होंगे। फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाश ग्राही कौन से होते हैं, एक रोड और एक कोन, शंकु एवं सलाका। तो ब्लाइंड स्पॉट जिसको अंध बिंदु कहते हैं, वहाँ पर दोनों फोटो रिसेप्टर अब्सेंट रहेंगे, कोई भी नहीं पाया जाएगा वहाँ पे। शायद मैंने उपस्थित लिखवा दिया, ऐसा कुछ किया है, ठीक है ना। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे अनुपस्थित की जगह उपस्थित हो गया, यहाँ पे भी उपस्थित हो गया, तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक है जो लिखने की वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अपन करेक्ट करेंगे, क्योंकि कई सारे मैथ के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, बाकी बायो वाले स्टूडेंट तो इनको जानेंगे होंगे। अगली जो मिस्टेक है ना, वो मैंने आपको माल्टोज की जो 2 यूनिट है ना, उसमें कुछ लिखाया है, तो आप देख लो, चेक कर लो। माल्टोज के अंदर 2 यूनिट जो हैं वो होती हैं अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ये करेक्ट है। अगर इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है तो वो गलत है। माल्टोज के अंदर 2 अल्फा ग्लूकोज होता है। पाचन की क्रियाविधि, पाचन वाला जो है ना, उसमें 3rd लेक्चर है शायद, ये पाचन की क्रियाविधि, उसमें आपको ये मिलेगा। पाचन मैंने पढ़ाया, मानव में पाचन, उसके अंदर 3rd लेक्चर जो है उसके अंदर आप देखो, माल्टोज के अंदर मैंने क्या बताया आपको, उसकी 2 यूनिट कौन सी बताई है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट कर लो इसको। फिर वापस पाचन के अंदर जब मैं आपको आमाशय पढ़ा रहा था, उसमें आमाशय के जो भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, ये 3 पार्ट होते हैं आमाशय के, स्टोमक के। तो उनका सही क्रम सीक्वेंस जो है ना, सबसे ऊपर होता है कार्डियक, उसके बाद फंडस और उसके बाद पाइलोरिक। मतलब आमाशय की स्ट्रक्चर कुछ क्या बनाई है, इस तरीके की होती है आमाशय, ठीक है। उसके नीचे ये इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसको अपन कहते हैं कार्डियक। ऊपर से ग्रास नाल आएगी, तो ग्रास नाल के पास वाला जो भाग होता है वो कार्डियक होता है, बीच में फंडस होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी तरफ जो होता है वो पाइलोरस होता है। तो ये इसका सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले कार्डियक होता है, उसके बाद फंडस और उसके बाद पाइलोरिक, ठीक है। चलो, अगली जो है ना मिस्टेक, वो आपके हैं मानव जनन में। एक मैंने आपको नर जनन तंत्र की क्लास ली, एक माता जनन तंत्र की, उससे आगे मैंने पढ़ाया मानव जनन। उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भ्रूण जो है वो गर्भाशय में मोरूला स्टेज में प्रवेश करता है, वो गलत है, उसको ठीक कर लो। मोरूला स्टेज में नहीं करता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में प्रवेश करता है, ठीक है ना। मोरूला गलत है, मैंने लिख दिया ना, मोरूला जो है वो गलत है, मोरूला नहीं होगा। कौन सी होगी, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। कब प्रवेश करता है, 5 से 7वें दिन, या 5वें दिन या 7वें दिन जो है ये प्रवेश करता है। तो कौन सी स्टेज में प्रवेश करेगा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ठीक है। मोरूला से जस्ट आगे वाली जो स्टेज होती है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, उसमें प्रवेश करेगा, ठीक है। ये सारी की सारी करेक्ट कर ली, चलो कर लेना इसको ध्यान से। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है सार्कोमियर और मसल फाइबर्स को लेकर के। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया पेशियों की जो क्रियात्मक इकाई हैं वो मायोफाइबर हैं, तो उसको करेक्ट कर लो। ये 2 लाइनें आपको ध्यान रखना, पेशी संकुचन की सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो आपकी सार्कोमियर है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, मैंने शायद वहाँ पे मायोफाइबर लिखा दिया है, तो उसको ठीक कर लो, जो भी लिखा है उसकी जगह सार्कोमियर कर लो, या फिर ये उसको लाइन को काट करके उसकी जगह ये लिख दो कि पेशी संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक, ये जो मैंने पेशीय तंत्र वाली क्लास ली थी, पेशियों के प्रकार एवं संकुचन एक क्लास है, उसके अंदर है ये। पेशी संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सार्कोमियर।
और पेशी संकुचन की एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन वो होती है मसल फाइबर। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है ना। एक तो पेशी संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर, और एनाटॉमिकल यूनिट मसल फाइबर, ठीक है। कर लोगे इसको करेक्ट, ये दोनों लाइनें करेक्ट हैं, इनको लिख लो। फिर एक जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मिस्टेक हो गई मेरे से, CDRA लिख दिया मैंने। CDRA गलत है, CDRA नहीं होता है, CDRI होता है, CDRI है ना। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई थी सहेली, वो किसने बनाई थी? CDRI लखनऊ, एक कंपनी का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो CDRI है। वैसे ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ए कर दिया आई की जगह, तो उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। अगली जो मिस्टेक है, जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वन शॉट। तो उसके अंदर जब मैंने आपको ये पढ़ा रहा था एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण, जिसको अपन ह्यूमुलिन कहते हैं, और वो बनाया था एलाई लिट्टी कंपनी ने। तो वो शायद मैंने 1985 लिख दिया, तो उसको करेक्ट करके 1983 कर लो, 1983, क्योंकि 1985 के अंदर तो PCR जो है ना वो हुई थी। एलाई लिट्टी कंपनी ने जो ह्यूमुलिन बनाया था वो बनाया था 1983, ठीक है, 1983 के अंदर। क्लियर? कर लिया करेक्ट इसको? चलो, अगला है फ्लावर पोजीशन। ये कौन सी क्लास है, एक मिनट में देख लेता हूँ। क्लास नंबर 46 में जाओगे आप। क्लास नंबर 46 जो है 46 नंबर क्लास जो थंबनेल लगा हुआ है ना उसके ऊपर #46 लिखा हुआ है ऊपर। तो उस क्लास के अंदर फ्लावर पोजीशन मैंने आपको बताई थी, अलग अलग चीज़ें मैं बता रहा था, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है ना, पोड शेप, पोड कलर, उसके अंदर ही मैंने आपको फ्लावर की पोजीशन बताई थी, है ना। उसमें मैं डोमिनेंट और रेसेसिव, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, कौन सा रेसेसिव होता है, ये बता रहा था। तो वहाँ पर गलती से मैंने एक्सियल को रेसेसिव लिख दिया और टर्मिनल को डोमिनेंट कर दिया, तो उसको उल्टा वो गलत हो गया, ये सही है। एक्सियल जो होता है ना ये डोमिनेंट होता है और टर्मिनल वाला रेसेसिव होता है, तो इनको करेक्ट कर लो। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट जो है वो एक्सियल, अक्षीय स्थिति जो है वो डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। डोमिनेंट को हिंदी में कहते हैं प्रभावी, और रेसेसिव को कहते हैं अप्रभावी, तो वो टर्मिनल होता है, ठीक है। उसके बाद क्लास नंबर 47 जिसके अंदर मैंने आपको एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण पढ़ाया। उसमें जब मैंने आपको द्विसंकर संकरण पढ़ाया ना, उस समय जीनोटाइप के अंदर गलती हो गई मेरे से। जीनोटाइप जो मैंने लिखाया था वो वहाँ पे क्या लिखाया मुझे अभी नहीं पता, लेकिन सही जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो ये है 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको याद रखना, आप उसको काट करके उसकी जगह ये लिख दो 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये ठीक है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो। उसके बाद क्लास नंबर 53, 53 नंबर जो क्लास है, 53 नंबर, उसके अंदर मैंने DNA को शायद कह दिया चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की नहीं होते हैं, पेप्टाइड आप सबको पता है किसमें होता है, प्रोटीन में, और ये है DNA। DNA किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो ये चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, नॉट पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड अगर मैंने लिखा दिया है तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कर लें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ गई? ये जो है ना इनको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इसको मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो PDF है ना इसकी आपको ये जो है वो PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन मिस्टेक अभी आप साथ साथ में ठीक कर लो इसको। उसके बाद
हिस्टोन प्रोटीन, ये भी क्लास 53 के अंदर देखो, क्लास नंबर 53 सेम हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक क्षारीय प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक क्षारीय प्रोटीन है। शायद मैंने नेगेटिव कर दिया होगा वहाँ पे। हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, ये लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड प्रचुर होती हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना। अगर मैंने वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखवाई है तो इसको ऐड ऑन करो। हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड युक्त होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। चलो, उसके बाद क्लास नंबर 57, क्लास नंबर 57 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाया मैंने आपको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उस समय मैंने टोटल जीन आपको 20 से 30,000 बता दिए, जो गलत है। टोटल जीन है 20 से 25,000, 20K to 25K, ये एनसीईआरटी का डेटा है। 20 से 25,000 जीन। देखो ये गलतियाँ हुई कैसे, जो सोर्स मैंने पढ़ा ना उसमें 30,000 लिखे हुए हैं, तो मैंने 30,000 करवा दिया, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा ये कहता है कि 20 से 25,000, तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो उसको काट करके 20 से 25,000 जीन कर लो, ठीक है। फिर क्लास नंबर 55, क्लास नंबर 55 नंबर क्लास में मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस कह दिया। सेंस नहीं होती, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंटी सेंस होती है, तो ये करेक्ट कर लो। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है वो एंटी सेंस होती है, ठीक है। कर लिया इसको करेक्ट, ये क्लास नंबर 55 में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था श्वसनी गुणांक, कौन से चैप्टर में, उच्च पादपों में श्वसन, है ना, पादपों में श्वसन एक चैप्टर है, क्लास नंबर 75, 75 नंबर क्लास के अंदर जब आप देखेंगे लास्ट के अंदर, तो वहाँ पर मैंने आपको श्वसनी गुणांक पढ़ाया। सबका अलग अलग मान होता है, वसा के लिए कितना होता है, प्रोटीन के लिए कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है बताया था। उस समय मैंने एक चीज़ कह दी कि अकार्बनिक अम्ल का जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, वो गलत है। अकार्बनिक नहीं था, कार्बनिक अम्ल है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो श्वसनी गुणांक होता है वो अकार्बनिक अम्ल जो होता है ना, उसके लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है। जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, तो ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है, इसके लिए इसका मान 4 होता है, 1 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये मैंने अकार्बनिक लिखवा दिया, उसको काट करके कार्बनिक कर लो। कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है जिसके लिए श्वसनी गुणांक का मान 1 से ज़्यादा होता है, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक, ठीक है। चलो, एक बच्चों को मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के कन्फ्यूजन था, ये लिपिड वाली क्लास है। लिपिड मैंने कौन सी क्लास में पढ़ा है बताओ, लिपिड वाली। तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट फैट का ज़्यादा होता है ऑयल से। क्यों फैट का ज़्यादा होता है ऑयल से, क्यों, क्योंकि फैट जो होता है ना ये सैचुरेटेड होता है और ऑयल होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। और सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो फैट जो है ना ये सैचुरेटेड है, संतृप्त है, जबकि ये असंतृप्त है। ये इसका रीज़न है, ये अपन ने पढ़ा भी था। तो ये मिस्टेक अगर कहीं लिपिड वाली क्लास के अंदर है तो उसको करेक्ट कर लो। फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑयल की तुलना में, ठीक है। चलो, अब देखो, अब फल वाली क्लास कौन सी है, 68, क्लास नंबर 68 में जाइए आप, क्लास नंबर 68 जिसमें अपन ने फल पढ़ा था। उसमें है ना क्लास नंबर 68, उसमें संग्रथित फल और पुंज फल के नाम उल्टे लिख दिए अपन ने। मतलब जहाँ पे पुंज फल लिखा हुआ है ना वहाँ पे संग्रथित फल लिख लो, और जहाँ पर संग्रथित फल लिखा हुआ है वहाँ पर पुंज फल कर लो। संग्रथित फल की जगह पुंज फल कर लो और पुंज की जगह संग्रथित, बस इतना सा चेंज करना है,
आई बात समझ में? तो अब से पुंजफल जो है वो क्या हो जाएगा, ये करेक्शन करने के बाद कि पुंजफल जो होता है इसके अंदर हर एक कार्पल से एक फ्रूटलेट का निर्माण होगा और सभी फ्रूट मिल करके संग्रथित फल बनाएंगे। एग्जाम्पल रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। और संग्रथित फल क्या हो जाएंगे, पूरा पुष्पक्रमी फल में बदल जाएगा, उसको अपन कहते हैं संग्रथित फल, जिसके दो प्रकार होते हैं, सोरोसिस और साइकोनस। समझ में आई मेरी बात? कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे पुंज फल लिखा है ना, उस पुंज फल की जगह संग्रथित कर दो और संग्रथित की जगह पुंज फल कर दो, बस इतना सा। हाँ है ना, नाम उल्टे हो गए उनको, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ी थी तो हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो गया। और ऐसा ही पुष्पक्रम वाले में हुआ है, जब मैंने आपको पुष्पक्रम पढ़ाया था ना, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था। पुष्पक्रम, उसके अंदर क्या हुआ, जहाँ पे साइमोस लिखा हुआ है ना, साइमोस को मैंने हिंदी में लिखवा दिया 80 माक्षी, वो गलत है, काटो उसको। साइमोस को हिंदी में कहते हैं शशि माक्षी, साइमोस को हिंदी में कहते हैं शशि माक्षी, और रेसिमोस को हिंदी में कहते हैं 80 माक्षी। तो ये काट करके सही करो, पुष्पक्रम में साइमोस को शशि माक्षी, रेसिमोस को 80 माक्षी कर दिया। अब इसके एग्जाम्पल उल्टे कर दो, यानी कि जो एग्जाम्पल आपने साइमोस में लिखे हैं ना वो रेसिमोस के हैं, और जो रेसिमोस में लिखे हैं वो साइमोस के हैं, यानी कि एग्जाम्पल उल्टे कर दो। उस वाले एग्जाम्पल इसमें ले आओ, इस वाले उसमें ले आओ। क्या काम करना, समझ में आया? साइमोस की जगह मैंने हिंदी में लिखवाया 80 माक्षी, वो गलत है। साइमोस को हिंदी में कहते हैं शशि माक्षी, रेसिमोस को कहते हैं 80 माक्षी, तो वो दोनों काट करके सही कर लो। उसके बाद दोनों के जो एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं ना, जैसे कि साइमोस के अंदर मैंने आपके एग्जाम्पल लिखवाए हैं सरसों, मूली, ल्यूपिन, यही लिखवाए। तो साइमोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे दूसरे वाले, बिगोनिया, बोगेनवेलिया, सोलेनम, टीक। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेसिमोस को हिंदी में कहते हैं 80 माक्षी, रेसिमोस को हिंदी में कहते हैं 80 माक्षी। पुष्पीय अक्ष का अंतिम भाग पुष्प में परिवर्तित नहीं होगा, है ना परिभाषा, और इसको एक बार करेक्ट कर लो। रेसिमोस यानी कि 80 माक्षी, पुष्प अक्ष का अंतिम भाग पुष्प नहीं बदलेगा, इसमें असीमित वृद्धि पाई जाती है। पुष्पों की व्यवस्था अग्राभिसारी क्रम में होती है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे नया वाला होगा। ठीक है, एग्जाम्पल रेसिमोस के सरसों, मूली, ल्यूपिन, सरसों, मूली, ल्यूपिन। फिर आता है साइमोस, साइमोस शशि माक्षी, पुष्पीय अक्ष का अंतिम भाग पुष्प में बदल जाएगा, सीमित वृद्धि होगी, पुष्पों की वृद्धि तलाभिसारी क्रम में। एग्जाम्पल साइमोस के एग्जाम्पल शशि माक्षी के उदाहरण बिगोनिया, बोगेनवेलिया, सोलेनम और टीक। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आपको करेक्ट करना है। आगे बात समझ में? चलो, अब एक बच्चों को कन्फ्यूज़न था इकोलॉजी को लेकर के, मैंने लिखा दिया इकोलॉजी शब्द दिया रीचर ने। बच्चे कह रहे हैं सर इकोलॉजी शब्द दिया अर्नेस्ट हेकल ने। तो ये देखो दोनों ही बात ठीक है, अर्नेस्ट हेकल भी ठीक है, रीचर भी ठीक है। ये मैं बात कैसे कह सकता हूँ, ज़्यादातर जो लिखा हुआ आता है वो अर्नेस्ट हेकल लिखा हुआ आता है। ये चीज़ मैंने भी जब देखी तो मुझे भी यही लगा कि इकोलॉजी वर्ड जो है वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया। लेकिन जब आप आरबीएससी की जो किताब है ना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले रीचर ने दिया था। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले रीचर ने दिया था, ये चीज़ आरबीएससी की किताब में लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि इकोलॉजी शब्द की सबसे पहले व्याख्या जो है ना वो अर्नेस्ट हेकल ने की, या इकोलॉजी की परिभाषा सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने दी। तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग अगर चलो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इकोलॉजी शब्द रीचर ने दिया, और इकोलॉजी शब्द की सबसे पहले व्याख्या किसने की, या इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले मतलब किसने समझाया, तो वो अर्नेस्ट हेकल है। अब कन्फ्यूज नहीं होना है, एग्ज़ाम में कभी भी वो आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। जो भी ऑप्शन मिले, रीचर मिले तो रीचर कर देना, अर्नेस्ट हेकल मिले तो अर्नेस्ट हेकल कर देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आपसे पूछ ले नॉर्मली कि फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट।
इकोलॉजी के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और आपसे पूछ ले इकोलॉजी के आधुनिक जनक कौन है, तो वो है ओडम। वो कौन हो जाएंगे? ओडम। दूसरा एक आता है इकोसिस्टम। ये शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द दिया टेंसले ने। इकोसिस्टम शब्द जो है ये टेंसले ने दिया था, समझ गए? फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता शब्द किसने दिया? रोजेन ने। जैव विविधता के जनक कौन है? एडवर्ड विल्सन। जैव विविधता के जनक पूछ ले तो वो एडवर्ड विल्सन, और आधुनिक जनक पूछ ले तो वो फिर से ओडम। जैसे कि इकोलॉजी के भी आधुनिक जनक ओडम है और बायोडाइवर्सिटी के भी आधुनिक जनक ओडम है, समझ गए? तो ये सारा का सारा आपका जो कन्फ्यूज़न था उसको मैंने इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न होगा आपको। इन दो के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अन्य स्ट्रेकल मिले तो वो कर देना, रीचर मिले तो वो कर देना, या फिर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ के आप पता लगा लोगे, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे नाम जितने भी वैज्ञानिक है 5-6 वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट, आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट जिसको अपन कहते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 52% और लिपिड होता है 40%। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो 52% और 40% होता है। ये लाइन अगर मिस हो गई है तो इसको लिख लो, इस लाइन को लिख लो, आरबीसी के अंदर ही लिख लो। आरबीसी जब मैंने पढ़ाया था ब्लड के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ लिख लो। एक चीज़ ये भी लिख लो कि जो एल्यूरोन परत है वो क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया स्कूटेलम बरूथिका क्या होती है? मोनोकोट जो बीज होते हैं, मोनोकोट सीड होते हैं, उसका एकमात्र बीज पत्र कोटिलिडोन्स, जिसको अपन कहते हैं बरूथिका। मोनोकोट सीड कौन से होते हैं? मक्का का है, गेहूं का है, चावल का है। तो उसका एकमात्र जो बीज पत्र होता है ना, उसको स्कूटेलम कहते हैं, बरूथिका कहते हैं। वैसे ही इन मोनोकोट बीजों के अंदर ही, या मोनोकोट जो पादप होते हैं जैसे कि मक्का है, गेहूं है, तो इनके अंदर एंडोस्पर्म के बाहर एक प्रोटीन की परत मिलती है जिसको अपन एल्यूरोन परत कहते हैं। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक मैं इसको मिस कर गया था एल्यूरोन परत को। ये चीज़ आप नोट कर लो, जब मैंने आपको बीज पढ़ाया था, सीड, उस क्लास के अंदर ये आपको लिखना है कि एल्यूरोन परत क्या होती है। एक बीजपत्री पौधे जैसे कि मक्का है, गेहूं है, चावल है, उसमें एंडोस्पर्म के बाहर पाई जाने वाली प्रोटीन की परत, उसको अपन एल्यूरोन परत कहते हैं। और ये एल्यूरोन परत जो है ना, इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं जैसे कि एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये एंजाइम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? करेक्शन जो है ना वो लास्ट ये जो स्लाइड है ना इसमें कंप्लीट हो गया अपना करेक्शन, यहाँ तक था, ठीक है ना? यहाँ तक था वैसे तो करेक्शन। उसके बाद ये जो चीज़ें अपन से छूट गई ना उसको अपन पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे कि इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, तो इसलिए मैंने एक साथ इसको कवर कर दिया। अब जैसे ये हैं तो ये चीज़ें जो अपन से कुछ लाइनें छूट गई है, कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो उसको अपन कवर कर रहे हैं। जैसे कि आरबीसी में प्रोटीन 52%, लिपिड 40%, एल्यूरोन परत क्या होती है ये हमने कवर कर लिया। अब एक आता है टाइप्स ऑफ लाइकेन। ये मैंने जानबूझ कर नहीं पढ़ाया, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है नहीं। एक बार पहले जब मैंने कोर्स करवाया था उस समय भी शायद मैंने ये बताया था, लेकिन इस बार मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा सर टाइप्स ऑफ लाइकेन से शायद एक आध सवाल कभी आ गया होगा, तो मैंने सोचा करवा देते हैं, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ लाइकेन की अगर मैं बात करूँ, लाइकेन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, आपको ध्यान रखना। एक होते हैं क्रस्टोज, फोलियोस और फ्रक्टियोस। 3 प्रकार के लाइकेन हैं, क्रस्टोज, फोलियोस, फ्रक्टियोस। अब इनको ध्यान से सुनो। क्रस्टोज, नाम में ही आ रहा क्रस्ट, तो ये क्रस्ट लाइक होता है। क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी, पपड़ी जमी होती है ना, जैसे कि पीओपी करवाते हैं अपन, उसकी पपड़ी कैसी होती है, तो वैसे जो लाइकेन होते हैं ना उसको अपन क्रस्टोज कहते हैं। ये पपड़ी के जैसे चिपके रहते हैं जहाँ पे भी दीवारों पर या पेड़ों पर, एक पपड़ी नुमा संरचना के रूप में, तो वो क्रस्टोज होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ग्रेफिस, क्रस्टोज का एग्जाम्पल है ग्रेफिस। एक होता है फोलियोस। फोलियो जो होते हैं ना इनकी संरचना होती है पत्ती नुमा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान रखना कोरा और पैरामीलिया, कोरा और पैरामीलिया। तीसरा होता है फ्रक्ट्यूज। फ्रक्ट्यूज की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है बुश लाइक, बुश का मतलब झाड़ी,
झाड़ी देखी हुई है, उस झाड़ी की जैसी संरचना होती है फ्रक्ट्यूज की। और इसके अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, असनिया। एग्जाम्पल क्या है? असनिया। असनिया जो है ना, इसके दो नाम हैं। इसको अपन ओल्ड मैंस बियर्ड भी कहते हैं और फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं। ओल्ड मैंस बियर्ड या फॉरेस्ट फायर, जंगल की जाग, हाँ सॉरी जंगल की जाग क्या, जंगल की आग, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। अभी कितने बजे आपको पता है? 10:15 हो रहे हैं। जस्ट खाना खा के आया हूँ तो इसलिए जंगल की जाग वगैरह ऐसा निकल रहा है। कोई नहीं, एडजस्ट कर लोगे, मुझे पता है आप। मैं ये बता रहा था, असनिया जो होता है इसको ओल्ड मैंस बियर्ड या फॉरेस्ट फायर, ये दो चीज़ें या दो इसके कॉमन नेम है। तो टाइप्स ऑफ लाइकेन क्लियर हुआ। 3 प्रकार के लाइकोन होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रक्ट्यूज। क्रस्टोज क्रस्ट लाइक, पपड़ी जैसी संरचना, एग्जाम्पल ग्रेफिस। फोलियोज लीप लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती नुमा संरचना होती है, एग्जाम्पल कोरा और पैरामीलिया। फ्रक्ट्यूज बुश, झाड़ी जो होती है ना उसकी जैसी संरचना होती है, एग्जाम्पल में एक ही ध्यान रखना, असनिया। ओल्ड मैंस बियर्ड, फॉरेस्ट फायर, ये इसके कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये करवा दिए भाई टाइप्स ऑफ लाइकेन। अब खुश? चलो, ये चीज़ शायद मैंने करवा दी, मुझे याद नहीं आ रही, कि तापमान को सहन करने के आधार पर जंतु जो है ना ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिरधारी, और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, शीत रुधिरधारी। एक होते हैं वार्म ब्लडेड और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये मैंने करवाया कि नहीं करवाया मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा इसको लिखा है कंफर्मेशन के लिए। भाई अगर करवा दिया है तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं करवाया है तो कवर हो जाएगा। वार्म ब्लडेड कौन कौन से होते हैं? तो एक तो एवीज, पक्षी वर्ग, और एक स्तनधारी, मेमेलिया। पक्षी और मेमेलिया, ये दोनों के दोनों आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिरधारी होते हैं, जिसको अपन कहते हैं होम्योथर्मिक। ठीक है, बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का ताप नहीं बदलते, वो होते हैं होम्योथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड के अंदर एग्जाम्पल बाकी वाले हो जाएंगे, पीसीज यानी कि मछलियाँ, उभयचर है ना, एम्फीबियंस, और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल देंगे, आपको पहचानना आना चाहिए बस, कि पीसीज मछली देंगे तो पता ही चल जाएगा, अपन ने पढ़ा ही है पूरा कोडेट नॉन कोडेट्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वार्म ब्लडेड कौन कौन से होते हैं। तो एवीज और स्तनधारी के जितने भी जीव हैं वो वार्म ब्लडेड, और बाकी तीनों के कोल्ड ब्लडेड। एक शब्द आता है इसीडिया, ये क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं इसीडिया। इसीडिया जो होता है ना, ये एक प्रकार की लाइकेन की अतिवृद्धि है। लाइकेन की क्या है? अतिवृद्धि, जिसका कुछ भाग टूट करके एक नए लाइकेन का निर्माण करता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये इसमें जनन का काम कर रही है। समझ गए मेरी बात को? तो इसीडिया जो है ना, ये लाइकेन की एक अतिवृद्धि है। लाइकेन की अतिवृद्धि है, जो कुछ भाग अगर इसमें से टूटेगा ना तो वो उससे नया लाइकेन बन जाएगा। तो अपन कह सकते हैं एक जननी की संरचना के तौर पे काम कर रही है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना, इसीडिया लाइकेन से रिलेटेड है, उसमें लिख देना। एक चीज़ ये ऐड ऑन कर लेना अगर मैंने नहीं लगाई है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। वैसे तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी अपन ने इसको ठीक कर लेना है। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो, अब एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल फ्रूट, सरल फल। उस सरल फल के अंदर मैंने आपको दो प्रकार बताए थे कि सरल फल दो प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई फ्रूट यानी कि शुष्क फल, और एक होता है फ्लैसी फ्रूट यानी कि मांसल फल। एक होता है ड्राई फ्रूट और एक होता है फ्लैसी फ्रूट। फ्लैसी फ्रूट का मतलब होता है मांसल फल। अब मांसल फल के अंदर तो मैंने आपको अलग अलग प्रकार बता दिए, जैसे कि पोम होता है, पीपो होता है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार जितने भी होते हैं सारे बता दिए। लेकिन ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने आपको प्रकार नहीं बताया कि ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग प्रकार कौन से हैं। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अब आप देख लो। जैसे कि आपसे पूछ ले कि कैरियोप्सिस फल जो है ये किस में पाया जाता है, ये फलों के नाम है, कैरियोप्सिस फल होता है। तो कैरियोप्सिस फल देखो, एक तो वीट यानी कि गेहूँ, राइस यानी कि चावल, मेज़ यानी कि मक्का, यानी कि जितने भी अनाज है ना, अनाजों के फल को अपन क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। समझ गए मेरी बात को? अनाजों के फल को अपन कहते हैं कैरियोप्सिस, हिंदी में भी लिखा मैंने कैरियोप्सिस। तो ये चीज़ अब से याद रखोगे
कि अनाज जितने भी होते हैं, चाहे चावल हो, गेहूँ हो, मक्का हो, उसके अंदर जो फल होता है उसका नाम है कैरियोप्सिस। ठीक है। दूसरी चीज़ एकिन्स। एकिन्स किस में होता है? सनफ्लावर, सूरजमुखी। और एक एग्जाम्पल है बटर कप। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? एकिन्स के हैं। यानी कि सनफ्लावर का और बटर कप का जो फल होता है उसको अपन एकिन्स कहते हैं। ठीक है ना, सूर्यमुखी और बटर कप के फल को एकिन्स कहते हैं। एक होता है अगला सिपसेला। सिपसेला तो एक तो मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा और एक डेंडेलियन, इनके फल को अपन सिपसेला कहते हैं। इनके फल को अपन क्या कहते हैं? सिपसेला। नट किसको कहते हैं? है ना, कौन से फलों को नट कहते हैं? तो काजू का जो फल होता है कैशियो, और वॉलनट यानी कि अखरोट, इनके जो फल होते हैं उसको अपन कहते हैं नट, NUT, नट। समझ गए? चलो, लेग्यूम किसके फलों को कहते हैं? इसका एक दूसरा नाम और है पोड। लेग्यूम या पोड, मोस्टली लेग्यूम चलता है। तो लेग्यूम अपन जितने भी दालें होती हैं, दालें जैसे कि मटर की दाल है, ठीक है, या बीन्स अपन कह सकते हैं। तो दालें जितनी भी होती हैं, दालें कौन से कुल की फैमिली की हैं? फेबेसी फैमिली में आती है दालें। किस में आती हैं? फेबेसी फैमिली में। तो दालें जितनी भी होती हैं उनके फल को अपन लेग्यूम कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है। कैप्सूल, कौन से पौधों के फल को कैप्सूल कहते हैं? एक तो कॉटन, कपास, और एक धतूरा, इनके फलों को अपन कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, इनके फलों को अपन क्या कहते हैं? कैप्सूल। एक होता है सिलिक, फल का नाम है। ये इधर फलों के नाम दे रखे हैं और ये किस में ये होते हैं? सिलिक। सरसों का जो फल होता है मस्टर्ड, सरसों, उसके फल को कहते हैं सिलिक, SILIQUE, सिलिक। ठीक है। और एक फल होता है लोमेंटम। ये फल किसको कहते हैं? लोमेंटम किसके फल को कहते हैं? अकेशिया। अकेशिया क्या होता है? बबूल। बबूल के फल आपने देखे होंगे, फली टाइप, वो अलग अलग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जिसको फली कुछ लोग खाते भी हैं, बच्चे वगैरह मैंने बहुत खाते हुए देखे हैं। तो वो जो फली है ना, उस फल को लोमेंटम कहते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और अपने मिस कर दी, तो इसको नोट कर लो। ठीक है। ये फलों के प्रकार है। ड्राई फ्रूट है ये सारे। फ्लेसी वाले तो हमने पढ़ ही लिए, फ्लेसी वाले तो सारे पढ़ ही लिए, अलग अलग प्रकार जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। अब ड्राई फ्रूट्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कर लोगे इसको याद? कर लेना। अब एड्स, मुझे नहीं याद आ रहा मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बार अपन इसको वापस पढ़ लेते हैं। एड्स, सबसे पहले तो एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की फुल फॉर्म है जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। फिर एड्स फैलता किससे है? HIV से। सबको ही पता है किससे फैलता है? HIV, एक वायरस है, इससे ये फैलता है। लक्षण क्या है? कैसे पता, मतलब एड्स से क्या हो जाएगा व्यक्ति के अंदर? तो जिसको भी एड्स हो गया, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है नॉर्मली? जितने भी बाहर से पैथोजन आते हैं, है ना, उनसे लड़ने का काम करता है। यानी कि जल्दी से हम बीमार नहीं पड़ते। हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे जवान बैठे हैं जो लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से नहीं पड़ते बीमार। बहुत ज़्यादा जब बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, बहुत ज़्यादा आक्रमण हो जाता है, तब जाके जो है वो हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है ना, नहीं तो हम अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम नहीं होता तो हम दिन में 4 बार बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। और अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, जिससे अवसरवादी रोग कारकों को भी फैलने का मौका मिल जाता है। यानी कि जो इतने कमज़ोर हैं, नॉर्मली इम्यून सिस्टम उसकी तरफ आँख से भी देखें तो वो भस्म हो जाए, लेकिन अब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हैं तो इनकी भी बारी आएगी। ये भी अपने अंदर जो है वो संक्रमण कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो आपसे पूछ ले एड्स के अंदर होगा क्या? व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला है टारगेट सेल। यानी कि HIV वायरस जो होता है उसकी टारगेट सेल कौन सी है? तो एक तो मैक्रोफेजेज जो होती है, भक्षाणवी कोशिका,
महाभक्षणिक कोशिका कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। एक तो इनको टारगेट करता है और एक ये करता है टी हेल्पर सेल को, टी हेल्पर सेल जिसको CD4+ कहते हैं कि CD8+? बताओ कमेंट करके, टी हेल्पर सेल को CD4+ या CD8+ क्या कहते हैं? इन दो चीज़ों को ये टारगेट करता है, एक मैक्रोफेजेस और एक टी हेल्पर सेल। ठीक है, अगला है इसके लिए जो टेस्ट होता है ना, डायग्नोसिस, जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलाइजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? एलाइजा। और इस एलाइजा की फुल फॉर्म भी याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, आई समझ में? इसके लिए टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट। ठीक है, अब एड्स का संक्रमण माध्यम क्या है, मतलब ये फैलता कैसे कैसे है एड्स? तो इसके कई तरीके हो सकते हैं एड्स फैलने के। असुरक्षित रक्त आदान कर लो, है ना, ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे बिल्कुल बिना किसी प्रोटेक्शन के, असुरक्षित तरीके से, तो हो सकता है जो ब्लड हम किसी व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस ब्लड के अंदर ये वायरस के कुछ सैंपल हो। ठीक है ना, तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, संक्रमित माता से उसके बच्चे में, अगर माँ के अंदर इसका संक्रमण है HIV वायरस का, तो वो उसके बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर सुई के साझा प्रयोग से, यानी कि हॉस्पिटल्स के अंदर कोई इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया, उसको ये HIV वायरस उसके शरीर में था, तो वो उसके इंजेक्शन उसकी बॉडी में गया, तो वहाँ से HIV वायरस के कुछ वायरस जो है वो उस इंजेक्शन पर लग गए और वही इंजेक्शन हमारी बॉडी में डाल दिया, तो वो हमारी बॉडी में आ गई। समझ गए? तो अगर आप सुई का साझा प्रयोग कर रहे हैं, टॉवल का साझा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट जो है वो अननोन पार्टनर के साथ बिना किसी गर्भ निरोधक के यौन संबंध स्थापित करना, यानी कि किसी व्यक्ति को आप जान नहीं रहे हैं, उसके साथ अगर आप यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं, सेक्सुअली वो क्या कहते हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नहीं जानते वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। HIV वायरस अगर उसके अंदर हुआ तो वो आपके अंदर फैल सकता है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे संचरण माध्यम है इसके। संक्रमण नहीं, संचरण माध्यम की फैलता कैसे है, संचरण माध्यम। ठीक है, तो ये एड्स रोग के थे। समझ में आ गई मेरी सारी बातें? क्या क्या किया हमने, जितनी भी मिस्टेक थी उनको ठीक कर लो, और जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट लिखाई है उसको लिख लो। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी PDF? मनी जानी बायोलॉजी। टेलीग्राम का नाम क्या है? मनी जानी बायोलॉजी। सर्च करोगे टेलीग्राम तो ये नाम से आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाना। ये PDF आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे बायोलॉजी की कंप्लीट नोट्स भी हैं, सारी की सारी चीज़ें। टेलीग्राम पर कोई भी चीज़ अपन होते हैं तो हाथों हाथ वहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। एक तरीके से वो अपन कह सकते हैं कि हाथों हाथ अपनी कम्युनिकेशंस का माध्यम है। ठीक है, तो ये आज की क्लासेस मतलब जितनी भी हमने क्लासेस पढ़ी उसमें जो भी मेरे से मिस्टेक हुई उसको मैंने सुधारने का प्रयास किया। और भी अगर इसके अलावा कोई एक आध चीज़ जो मुझे नहीं दिखी बाय चांस और आपको पता है, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देंगे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और आगे भी जब भी आपको कोई मिस्टेक दिखें तो इसी वीडियो के कमेंट में आपको इसको जो है वो क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ताकि बच्चों को पता चल जाए, वो वहाँ से करेक्ट कर लें। तो इतना सा सहयोग आप सभी लोग मेरा करेंगे, ये मुझे पूरी आशा है, विश्वास है। ठीक है, मेरे बच्चों पे, तो इतना सा काम आप ज़रूर करेंगे। फिर भी मैंने लगभग 99% जितनी भी मिस्टेक थी उनको फाइंड आउट करके आपको सॉल्व करवा दिया है। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, अपने नोट्स एकदम परफेक्ट नोट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप केवल नोट्स से पढ़ रहे हैं तो मैं यह आशा करूँगा कि आप पहले क्लासेस देख रहे हैं और उसके बाद नोट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप क्लासेस देख रहे हैं और नोट्स के अंदर कुछ मिस्टेक हैं तो वो आप अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, बाकी जितनी मेरी तरफ से मिस्टेक थी उनको मैंने यहाँ पे इस क्लास में ठीक करवा दिया है। चलो ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।